नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। अब आप लोग हेडिंग एक डालिए शेरशाह सूरी और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। शेरशाह सूरी जो था, इसके बचपन का जो नाम था वह नाम फरीद था और फरीद का जो जन्म है वह 1472 ईस्वी में हुआ था। और शेरशाह के जो पिताजी थे उनका नाम था हसन खान उनके पिताजी का नाम था। और शेरशाह के प्रारंभिक दौर में पिताजी से मनमुटाव होने के कारण वह जौनपुर चला गया। और उन दिनों जो जौनपुर है वह शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सिराज जो है वह किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, भारत का सिराज जो है वह जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, जौनपुर में रहकर ये जो शेरशाह था, मतलब जिसका बचपन का नाम फरीद था, इसने अरबी के बारे में और फ़ारसी का अच्छा जो है वह अध्ययन किया। और दक्षिण बिहार के सूबेदार जो थे, जिनका नाम था बहार खान लोहानी, जिनको हम मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक शेर मारने के कारण जो ये फरीद है इसको शेर खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शेर खान की उपाधि दी। और 1529 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके, किसको? नुसरत शाह को पराजित करके एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम है हजरत ए आला। इसकी उपाधि जो है इसने धारण करी। और शेर खान ने चंदेरी के युद्ध में मुग़लों की ओर से भाग लिया था। उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ फेंकूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो ऐसा कौन था जो पढ़ा लिखा था? वह था शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि जो है वह धारण करी थी। तो वह कौन है? वह है शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका जो संबंध है वह किससे है? वह शेरशाह से है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। 1544 ईस्वी में मारवाड़ के एक राजा थे। मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम था मालदेव। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था मालदेव। मालदेव के विरुद्ध जो है वह एक युद्ध हुआ था इसका, जिसका नाम है गिरी सुमेर का युद्ध। गिरी सुमेर का युद्ध। और इसमें दो लोग थे, एक का नाम था जयता और दूसरे का नाम था कुंपा। इनके नेतृत्व में राजपूत सरदारों ने शेरशाह सूरी का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु शेरशाह ने कूटनीति व धूर्तता के कारण युद्ध को जीत लिया। इसी समय राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने ये बात कही थी कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनों में अविभाजित किया गया। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता के शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया और प्रत्येक सरकार में दो जो है वह प्रमुख अधिकारी होते थे। और दो प्रमुख अधिकारी का नाम क्या होता था? पहले अधिकारी का नाम होता था सिकदार ए सिकदारा पहले अधिकारी का नाम होता था। और दूसरे अधिकारी का नाम होता था मुंसिफ ए मुंसिफा। ये दूसरे अधिकारी का नाम होता था। और ये जो पहला अधिकारी होता था सिकदार ए सिकदारा का जो पद है वह अधिक सम्मान का था, वह एक सैनिक अधिकारी होता था। ये जो है
यह एक सैनिक अधिकारी होता था तथा सैनिकों का एक सुदृढ़ दल जो है वह हमेशा उसके साथ रहता था। और प्रत्येक सरकार जो है वह कई परगनों में बटा होता था। किसमें? कई परगनों में बटा होता था। और प्रत्येक परगने में एक सिकदार होता था और एक मुंसिफ होता था और एक फातेदार जिसको हम खजांची बोलते हैं और 2 कारकुन मतलब क्लर्क होते थे। और शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया लिखने, क्या चीज़? हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की प्रथा जो है वह शुरू करी थी तथा सैनिकों को नगद वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग जो है वह नहीं बना था? क्या अंग जो नहीं बना था? इसका सही जवाब होगा द्रुतगामी तोपखारों की शुरुआत जो है वो नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी केंद्र में विशाल सेना रखना सही था, सैनिकों को नकद भुगतान करना ये भी सही था, और घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत करना ये भी सही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी जो होता था वह क्या कहलाता था? तो उसको जो है वह बरीद मुमालिक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक के लिए एक संगठित गुप्तचर विभाग का बहुत आवश्यकता होती थी उस समय, और शेरशाह ने गुप्तचर विभाग के महत्व को समझकर इसकी व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था, और बरीद मुमालिक इसका जो है वह शीर्ष अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है वह प्रारंभ की थी? तो किसने यह प्रारंभ किया था? वह प्रारंभ किया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेरशाह सूरी ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था जो है वह प्रारंभ की थी, और कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का जो है वह पट्टा दिया जाता था, और किसान जो है वह कबूलियत पत्र पर, नाम नोट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है कबूलियत और आगे नोट कर लीजिएगा पत्र, किसान जो है वह कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दर जो है वह निश्चित होते थे। और शेरशाह सूरी के लगान व्यवस्था जो है वह मुख्य रूप से रैयतवाड़ी होती थी। कौन सी होती थी? रैयतवाड़ी जो है वह होती थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। और मुल्तान में, और एक जगह थी जिसका नाम था मुल्तान, मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी गई। कौन सी प्रथा? बटाई प्रथा ही जारी रखी गई थी। और शेरशाह ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था। किसको? जब्ती प्रणाली को जो है वह लागू किया था, जिसके अंतर्गत लगान का जो निर्धारण है वह भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। उसने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज, कौन सा? सिकंदरी गज जो है, जिसमें क्या होता था? जिसमें 39 अंगुल या हम 32 इंच भी बोल सकते हैं 32 इंच एवं सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग किया जाता था। और शेरशाह सूरी को प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार के रूप में भी जाना जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? शेरशाह सूरी के संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को केवल छोड़कर भू राजस्व उपज का लगभग 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कबूलियत और पट्टा जो है वह किससे संबंधित है? तो कबूलियत और पट्टा जो है वह रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कि राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का जो आधार होता था वह क्या होता था? मूल्यांकन का जो आधार होता था वह ज़मीन की सही पैमाइश करना होता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा जो है वह किसने प्रारंभ करी थी? तो यह जो प्रथा है यह शेरशाह ने प्रारंभ करी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में क्या क्या सम्मिलित था? राजस्व सुधार भी सम्मिलित था, सही बात है। प्रशासनिक सुधार भी था, ये भी सही है। सैनिक सुधार भी था, ये भी सही है। और करेंसी प्रणाली में सुधार, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यह किसको दिया जाता है? या शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण, किसका? सरायों का निर्माण जो है वह करवाया था, तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत भी करवाई थी। इसके द्वारा बनवाई जो सड़कें हैं उनके बारे में कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले नंबर पे नोट करिएगा कि बंगाल में सुनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक, और आधुनिक समय में जीटी रोड इसको कहलाती है। और जीटी रोड को ही पहले सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। सड़क ए आजम जो है, इसी जीटी रोड को जो है वह कहा जाता था। दूसरे नंबर पे आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक भी एक रोड बनवाई थी। तीसरे नंबर पे आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक एक रोड बनवाई थी। और चौथे नंबर से लाहौर से मुल्तान तक एक रोड बनवाई थी। इन सड़कों के किनारे शेरशाह ने यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार वृक्ष भी लगवाया था, तथा सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर, कितने दूरी पर? 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का भी इसने निर्माण करवाया था। उसने अपने समय में लगभग 1700 सरायों का जो है वह निर्माण करवाया था। और प्रत्येक सराय की देखभाल जो है वह एक लोगों के अंदर होती थी, जिन्हें हम सिकदार बोलते हैं। तो प्रत्येक सराय जो है वह सिकदार के अधीन था। और सराय में हिंदू व मुस्लिम के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था होती थी। इन सरायों में शेरशाह जो है वह डाक, चौकियों, अधिकारियों से भी काम लेता था। और हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन तथा उनके घोड़ों को दाना देने के लिए जो है वह ब्राह्मण भी इसने नियुक्त किया था। ठीक है। और एक लोग हैं जिनका नाम है डॉक्टर KR कानूनगो। इन्होंने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा है। क्या कहा है? उनको धमनियाँ कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम जो है कहलाए जाने वाली जीटी रोड बनवाई थी? और सड़क ए आजम को ही जीटी रोड जो है वह कहा जाता था। यह किसने बनवाया था? तो सबको पता है, यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह के समय निर्मित सराएं निम्नलिखित में से किस काम में जो है वह नहीं आती थी? वो शस्त्रागार के लिए नहीं होते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है। वह डाक चौकी के लिए होता था, वह यात्रियों के लिए होता था, वह अधिकारियों के लिए होता था, वह शस्त्रागारों के लिए नहीं होता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो सही बात है, किनको नियुक्त किया था? ब्राह्मणों को भी इसने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि चांदी का सिक्का जो है, जिसको हम रुपया बोलते हैं, किसने शुरू किया था? यह जो है यह शेरशाह ने ही शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेरशाह जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के तथा तांबे के मानक सिक्के जो है वह चलाए थे। और सोने का दीनार जो है वह अशरफ कहलाता था। क्या? अशरफ कहलाता था। और शेरशाह ने चांदी का जो रुपया है जो कि 180 ग्रेन का होता था, और तांबे का जो है वह दाम चलाया था। चांदी का क्या चलाया था? चांदी का जो है वह रुपया चलाया था, और तांबे का जो है वह दाम चलाया था। तीनों के नाम याद है। सोने को अशरफ बोलते थे, चांदी को रुपया बोलते थे, और तांबे को दाम बोलते थे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चांदी का रुपया व तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था। तो मतलब चांदी 1 था तो तांबे का जो था वह 64 था। तो 1:64 याद रखिएगा चांदी और तांबा के लिए। ठीक है। रुपया और दाम नाम का सिक्का जो है वह सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 175 ग्रेन जो है वह विशुद्ध चांदी होती थी। और शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम जो है वह अरबी तथा देवनागरी लिपि में जो है वह अंकित होता था। और शेरशाह के कुछ सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम भी जो है वह मिलते हैं। और शेरशाह के समय जनता का आम
आम सिक्का जो था वह क्या था, वह दाम होता था। और राज्य के कर का अधिकांश भाग जो है वह दाम में ही लिया जाता था, जो कि तांबे का होता था। और शेरशाह सूरी के काल में सिक्के ढालने की कुल 23 जो है वह टकसालें मौजूद थी। क्या मौजूद थी? टकसालें जो हैं वह मौजूद थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार जो है वह किसने किया था? तो वह आविष्कार जो है वह शेरशाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का जो है वह किस शासक ने जो है वह निर्गत किया था? तो वह कौन था? वह शेरशाह सूरी था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम जो है वह प्रचलन किया गया? तो किसके समय किया गया? वह शेरशाह सूरी के समय किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, मैंने चांदी को पहले बताया था और तांबे को बाद में बताया था। तो मैंने रेशियो बताया था 1:64 और इसमें उल्टा दे रखा है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 64:1। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण जो है वह शेरशाह ने करवाया था? तो किसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? वह दिल्ली का किला एक कुहना मस्जिद जो है वह शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर, किसको? दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला बनवाया तथा पुराने किले के अंदर ही एक शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का भी निर्माण करवाया था। और पुराने किले के अंदर ही 1542 ईस्वी में शेरशाह ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शेरशाह ने अपने जीवित रहते हुए ही सासाराम में, कहाँ पर? सासाराम में, जो कि इस समय, जो प्रेजेंट समय में रोहतास जो है ना, रोहतास ज़िला जो कि बिहार में है, सोन नदी के कुछ दूरी पर जो है वह अपना मकबरा भी इसने बनवाया था। क्या बनवाया था? अपना मकबरा भी इसने बनवा दिया था। ठीक है। और यह जो मकबरा है यह झील के मध्य में बिल्कुल स्थित है तथा चारों ओर पानी से घिरा हुआ यह मकबरा जो है वह अष्टकोणीय मकबरा है। कौन सा? अष्टकोणीय मकबरा है। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है। और एक और थे जिनका नाम था कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर जो है वह बताया है। और शेरशाह की जो मृत्यु थी वह 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान के समय, किस समय? कलिंजर अभियान के समय जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। और तोप का एक गोला फटने के कारण वह घायल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह की जो है वह मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो इसका जो निर्माण है वह शेरशाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वह कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है वह कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और सासाराम में जो है इसका मकबरा बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? तो मैंने बताया था शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था, वह सासाराम में दफनाया गया था, बिहार के रोहतास ज़िले में जो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सासाराम जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया था सासाराम जो है वह बिहार में स्थित है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए बिहार में कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है रोहतास ज़िला, वहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था वह कौन था? तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वह इस्लाम शाह था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सूर राजवंश का जो संस्थापक था शेरशाह, अफगानों की सूर जाति का यह बिलोंग करता था वहाँ से।
और 1540 ईस्वी में शेरशाह ने मुगलों को भारत से खदेड़कर सूर साम्राज्य की जो है इसने नींव डाली थी। और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान एक तोप का गोला लगने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह का जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था जलाल खान, जिसका नाम था जलाल खान, उसका उत्तराधिकारी हुआ तथा 1545 ईस्वी में ही इस्लाम शाह की उपाधि जो है इसने धारण करी और यह राजा बना। और इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में जो है वह विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 550 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वह कौन था? वह था इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो था वह कौन था? तो एकमात्र हिंदू राजा जो था वह हेमू था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सूरवंशी शासक मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति हेमचंद्र, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं, जिसने अपने जीवन काल में 24 में से 22 लड़ाइयाँ जो है वह जीती थी। यह जो है मुस्लिम काल में दिल्ली की तख्त पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। और हेमू ने ही आगरा, दिल्ली, संभल आदि क्षेत्रों को जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह धारण की। परंतु 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हेमू की जो है वह मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी सजेशन आपको देना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।